जय हिंद दोस्तों। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। आपको याद होगा कि आर्टिकल 370 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देता था, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जम्मू एंड कश्मीर को दिए गए थे, जिसको भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में संसद से, पार्लियामेंट से कानून पास करा के आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया और जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। जैसा वो ऐतिहासिक फैसला लिया गया, एक हिस्टोरिक मोमेंट उसको माना गया, बिल्कुल उसी तरीके से एक और हिस्टोरिकल इवेंट या ये कह लीजिए कि हिस्टोरिकल स्टैंड जो है वो भारत सरकार फिर लेने जा रही है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक न्यूज जो है वो निकल के आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, अमित शाह साहब ने ये डिसाइड किया है, इस पे प्लानिंग चल रही है कि बहुत जल्दी फेज्ड मैनर में जम्मू एंड कश्मीर में जो अफसा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो वहां पर इंप्लीमेंट है, उसको फेज्ड मैनर में वहां से हटाया जाएगा, कुछ पार्ट्स से उसको हटाया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि 2019 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर में अब उस तरीके का डिस्टर्ब्ड एरिया उसको नहीं कहा जा सकता जैसे कि पहले हुआ करता था। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होता है या अफसा कानून जो है वो क्या है और कैसे लगता है। अभी भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कर रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो पुलिसिंग है उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको और पावरफुल बनाया जाएगा और जो मिलिट्री है जम्मू एंड कश्मीर में जो वो वहां पर कंट्रोल कर रही है, धीरे धीरे जो कंट्रोल है जम्मू एंड कश्मीर का वो ट्रांसफर करके पुलिस को वहां पर जो लोकल पुलिस है उसको दिया जाएगा। अब इसको लेकर के ऑब्वियस सी बात है, ये एक तो बहुत बड़ा स्टैंड है ही है ये, और जो है इस पर जाहिर सी बात है, एक तो लोकसभा के इलेक्शंस जो है हमारे देश में होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राजनीतिक गलियारों से आपको इसको लेकर के एक्शन और रिएक्शन का दौर तो चलेगा ही चलेगा। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको वेलकम भी किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उन्होंने इसको एक अच्छा स्टेप माना है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर से अफसा कानून जो है वो हटना चाहिए। क्योंकि अफसा जो है ना एक बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है लॉ बन चुका है और इस पर सुप्रीम कोर्ट के भी वर्डिक्ट्स आ चुके हैं। अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे कि अफसा कानून जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है। बट जो जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, उनका मानना है कि भारत सरकार फिर एक छलावा कर रही है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से। जो वादा मोदी सरकार ने 2019 में 370 हटा करके किया था कि जम्मू कश्मीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वहां पर पीस और प्रॉस्पेरिटी आएगी, ऐसा तो कुछ वहां पर होता हुआ दिख नहीं रहा है, जो कि वहां के लोकल लीडर्स का मानना है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अफसा कानून पर भी, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस हैं, गवर्नमेंट को अपने फेवर में वोटों को पोलराइज करना है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग और गवर्नमेंट इज प्लानिंग सच एंड सच थिंग। भारत सरकार की तरफ से भी, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक जो है फ्यूचर प्लान जम्मू एंड कश्मीर के लिए रखा गया है और गवर्नमेंट ने कहा कि दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हैविंग 7-year ब्लूप्रिंट प्लान फॉर द कश्मीर। तो गवर्नमेंट का मानना है कि कश्मीर जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, एक इंटीग्रल पार्ट है। इवन पीओके इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और भारत सरकार कमिटेड है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए, उनके जीवन स्तर को, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए और वहां पर शांति, प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट वगैरह को लाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये बात जो है वो अफसा कानून से रिलेटेड है। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं कि 2019 और 2019 के बाद से क्या परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले हैं। तो भारत सरकार का कहना है कि 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में बहुत परिवर्तन आया है। वहां पर स्टोन पेल्टिंग की इंसिडेंट्स कम हुए हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज बढ़ी हैं। अगर एक दो एरियाज को छोड़ दिए जाएं तो मोस्ट ऑफ द एरियाज अब पीसफुल एरिया है, वो डिस्टर्ब्ड एरिया नहीं रह गया है। जैसे कुछ फिगर्स के थ्रू समझते हैं, भारत सरकार ने जो फिगर्स के थ्रू बताया, जैसे गवर्नमेंट का मानना है कि लगभग 12 संगठनों को भारत सरकार ने बैन किया, 36 इंडिविजुअल्स को उन्होंने टेररिस्ट डिक्लेयर किया और 22 ऐसे केसेस जो हैं वो रजिस्टर हुए थे टू स्टॉप टेरर फाइनेंसिंग
और लगभग लगभग 150 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसको उन्होंने सीज किया और 90 प्रॉपर्टीज वर अटैच्ड एंड 134 बैंक अकाउंट्स वर फ्रोजन। तो मतलब भारत सरकार ने 370 के हटने के बाद, क्योंकि पावर गवर्नमेंट के पास चली गई, तो सरकार ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ऑन टेररिज्म, ऑन टेरर्स एंड ऑन टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। साथ ही साथ गवर्नमेंट का कहना है कि स्टोन पेल्टिंग के जो इंसिडेंट्स है जम्मू एंड कश्मीर में वो लगातार गिरते चले जा रहे हैं, मतलब जीरो हो गए हैं, नील पे आ गए हैं, एकदम स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं खत्म सी हो गई हैं। जो 2010 में अगर आप देखें तो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं जो हैं वो 2000 से कहीं ज्यादा स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं जो हैं वो नजर आई थी। वहीं पर जो आतंकवादी घटनाएं, जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैं, उसमें भी हमें 70% तक की गिरावट नजर आई है। 2004 से लेके 2014 के बीच वो लगभग 7000 से ज्यादा आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो रजिस्टर की गई थी। वहीं आप देखेंगे 2014 से लेके 2023 तक, मतलब ड्यूरिंग दी मोदियन एरा, मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर, तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं इनकी घटनाएं कम हो करके 2000 लगभग रह गई हैं। और जो टोटल डेथ जो वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज वगैरह की वजह से जो कैजुअलिटीज वगैरह होती हैं उनमें भी डे बाय डे लगातार जो है वो गिरावट आती जा रही है एंड इट हैज डिक्रीज्ड बाय 68%। तो गवर्नमेंट का मानना है कि 19 के बाद जबरदस्त परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला है। जहां तक रही बात इकोनॉमी की, तो जो जम्मू एंड कश्मीर में 2019 में जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था थी वो 1 लाख करोड़ रुपए की मानी जा रही थी कि 1 लाख करोड़ रुपए की जम्मू एंड कश्मीर का इकोनॉमिकल आउटपुट है, जो कि इस समय 2 लाख से अधिक जो है इकोनॉमिकल आउटपुट है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। और इकोनॉमिक सर्वे ये प्रिडिक्ट करता है कि आने वाले दिनों में जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी है या उसका जो इकोनॉमिकल आउटपुट है वो इससे और बेहतर होगा, बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी भारत सरकार जो है वो खुल के बैटिंग कर रही है और सरकार कह रही है कि 19 के बाद से आप देखिए 370 हटने के बाद कितना जबरदस्त परिवर्तन जम्मू एंड कश्मीर में आया है। जहां तक रही बात टूरिज्म की, तो आप देखेंगे 2022 में जम्मू एंड कश्मीर में 18 मिलियन टूरिस्ट जो थे वो विजिट करते हैं, और वहीं आप देखिए 2023 में इसको 22 मिलियन जो है वो टूरिस्ट जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं जो जम्मू एंड कश्मीर पहुंचे। तो ये एक अच्छा साइन है कि जम्मू एंड कश्मीर में पीस, प्रॉस्पेरिटी रहे, आतंकवादी घटनाएं कम हो। कौन चाहता है कि आतंकवादी घटनाएं जो हैं वो भारत के किसी भी कॉर्नर में हो, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी हमारा ही हिस्सा है और हम भी चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में शांति रहे, खुशहाली रहे, वहां के लोगों का जो जीवन स्तर है वो सुधरे और बढ़े। आप देखिए 2019 से पहले जहां पर जम्मू एंड कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं दिखा करती थी, लोग पत्थरबाजी किया करते थे, छोटे छोटे बच्चे जो है वो सेना के ऊपर, पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी में इन्वॉल्व हुआ करते थे। आज वहीं आप देखेंगे कि लाल चौक पर 370 की धारा हटने के बाद आज कंडीशन ये है कि लाल चौक पर हमारा प्यारा तिरंगा जो है वो वहां पर फहराया जा रहा है और किसी बात का किसी को डर नहीं है। वरना एक समय हुआ करता था कि जम्मू एंड कश्मीर में तिरंगा फहरा देना अपने आप में एक पाप मान लिया जाता था, एक क्राइम हुआ जाता था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि लाल चौक पे जाकर के वो तिरंगा जो है वो उसको वहां पे होस्ट करे, उसको फहराए। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखिए कितना ड्रास्टिक परिवर्तन आया कि 19 से पहले की घटना जो ये थी कि जहां पर स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, आज जो है 370 हटने के बाद ये परिवर्तन आया है कि वहां पर देश का तिरंगा जो है वो फहराया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिला है। जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी बातें की गई हैं। जब 370 हटा तो उसके बाद दुनिया भर से तमाम रिएक्शंस वगैरह जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए। उसी दौर में कोविड भी था, लॉकडाउन भी था हमारे देश में, कोविड वेव भी चल रही थी। तो उसी दौर में जो है आई होप कि अगर आपने देखा होगा टीवी चैनल वगैरह, तो यूएई का डेलीगेशन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के दौरे पर गया था और वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यूएई के डेलीगेशन को इनवाइट किया गया एंड दे विजिटेड जम्मू एंड कश्मीर एंड दे हैव प्लान्ड टू इन्वेस्ट approximately 500 crore in Jammu and Kashmir
जिससे वहां पर माना जाता है कि 10,000 से कहीं अधिक नौकरियां जो है वो मिलेंगी निकलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है वहां के लोगों को फायदा मिलेगा। इस पूरे जो यूएई के जो इन्वेस्टर्स वहां पे पहुंचे थे उसमें बुर्ज खलीफा के जो मेकर्स थे वो भी वहां गए हुए थे। तो इससे कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिकल प्रोस्पैरिटी जो है डेवलप होगी। और जितना देखिए जितना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, सेपरेटिज्म वगैरह या एंटी इंडिया फीलिंग या देश के खिलाफ बगावत कर देना, ये सब घटनाएं अपने आप कम होने लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छी बात है अगर भारत सरकार जो है इस तरीके का स्टेप लेती है कि हाँ नहीं अब वहां पे अफसा की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लगातार वहां पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उतना डिस्टर्ब एरिया रह नहीं गया है। तो इट्स अ वेलकम स्टेप बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आते हैं हम लोग अफसा को समझते हैं। अफसा क्या होता है? तो अफसा जैसा कि इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अफसा इसको कहा जाता है, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। एक्चुअली में अफसा कानून को अगर आप देखेंगे, इसको ट्रेस करेंगे, इसके जड़ों को, इसके रूट्स को, तो आप इसको पाएंगे कॉलोनियल एरा में। जब हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को सप्रेस करने के लिए ऐसा ड्रकोनियन लॉ जो है वो यूज किया था। और क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट बहुत ही एग्रेसिव था और बहुत रिएक्शनरी था, तो सरकार उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भारत के लोगों को सप्रेस दबाना चाहती थी। तो बॉम्बार्डिंग वगैरह गवर्नमेंट ने की, सबको जेल में डालना शुरू कर दिया। जबरदस्त उस समय जो है सप्रेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से चलाया गया। तो अक्सा कानून का जो जड़ें हैं ना, जो रूट्स है ना, वो हमें कॉलोनियल एरा में मिलती हैं, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे यहाँ चल रहा था इंडिया में 1942। बाद में जब देश आजाद हो गया, जब पावर ट्रांसफर हो गई, तो हमारे देश में बंटवारा हो गया भारत का। भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र बन गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान। उस समय हमारे देश में आजादी के साथ साथ बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलने लग गए। कहीं नागालैंड में नागास जो है उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तमाम जगहों पर जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हमारे देश में शुरू हुए। तो भारत सरकार ने ऐसे खतरनाक या ऐसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट को डील करने के लिए पार्लियामेंट से एक स्पेशल कानून पास कराया इन द ईयर 1958। इसी को हम लोग अफसा कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जहां हम आर्मी को, मतलब जो हमारे आर्म्ड पर्सनल्स हैं, उनको हम इतनी स्पेशल पावर्स दे देते हैं जो कि लोकल पुलिस के पास नहीं रहती। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जब आपको सामने इतने खतरनाक लोग हों जो नक्सली हैं, जो माओवादी हैं या आतंकवादी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग आपसे प्रेम से तो बात नहीं करेंगे। तो आपको कभी ना जहर को काटने के लिए, देखिए जहरी जहर को काटता है माना जाता है, तो कभी कभी आपको बहुत हार्ड होना पड़ता है। सो टू डील विद दैट extraordinary circumstances you need to have some extraordinary powers। तो जानवर को मारने के लिए इंसान को जानवर ही बनना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने भी इंडियन आर्मी को या जो हमारे पर्सनल्स हैं आर्म्ड फोर्सेस के, उनको हमने स्पेशल पावर दिया जो लोकल पुलिस के पास नहीं रहती। जैसे शूट का अधिकार दे दिया गया, सर्च का दे दिया गया, अरेस्ट करने का दे दिया गया, या जैसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश नहीं करना है। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारे स्पेशल राइट्स जो है वो हमने आर्म्ड फोर्सेस को दिए। दैट्स व्हाई दिस लॉ केम टू बी नोन एज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और इसको उन स्टेट्स में लगाया जाता है या उन एरियाज में लगाया जाता है जो कि डिस्टर्ब्ड एरियाज डिक्लेयर हो जाते हैं। तो कहीं पर भी अगर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, बात समझ रहे हैं, कहीं भी अगर एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में जब देश हमारा आजाद हुआ तो नॉर्थ ईस्ट में बड़ा अनरेस्ट था, तो लोकल पुलिस उतनी ग्रेविटी के लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस को डील नहीं कर पाती है। ये कह लीजिए उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं होती, या उसको बहुत सारे ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स का जो है प्रोटेक्शन भी करना पड़ता है, लिमिटेशन में रह के काम करनी पड़ती है। तो अगर आप लिमिटेशन में रह के काम कर रहे हैं तो सामने वाला तो लिमिटेशन में है नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इस वजह से जब लोकल पुलिस नहीं कंट्रोल कर पा रही है और एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है, और उस एक्सट्रीम कंडीशन को आपको प्रिवेंट करना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है, तो आपको वहां पर आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ता है। और जब आप आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर देंगे, सो यू गिव सम स्पेशल पावर्स टू दोज आर्म्ड फोर्सेस एंड दैट पावर इज नोन एज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। अब इसी तरीके से ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट वहां लगाए गए भारत में आजादी के बाद,
जहां पर डिस्टर्ब्ड एरियाज हमको देखने को मिले। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत था, अलगाववादी आंदोलन बहुत चल रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया। हालांकि अब तो नॉर्थ ईस्ट से भी बहुत सारे एरियाज से इसको खत्म भी कर दिया गया, रिपील भी कर दिया गया है। प्लस पंजाब में नॉर्थ जो है अफसा लगा, क्योंकि पंजाब में भी खालिस्तानी मूवमेंट बहुत जबरदस्त पीक पे था, आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही थी, सेपरेटिस्ट मूवमेंट वहां पे भी चल रहा था, तो पंजाब में लगाया गया, बाद में इसको पंजाब से हटाया गया। जम्मू एंड कश्मीर में भी आप देखेंगे अफसा लगा हुआ है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरीके से घटनाएं हैं। तो देश को बचाना है, देश की एकता अखंडता को बचाए रखना है, तो ऐसे कानूनों की आवश्यकता पड़ जाती है। बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे एक कहावत है, कहा जाता है, आपने सुना होगा, दैट द पावर मेक्स द मैन करप्ट एंड मोर पावर मेक्स द मैन मोर करप्ट। अब जब सत्ता आती है या जब ताकत आपको दी जाती है तो उसका यूज ही होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। यूज के साथ साथ मिसयूज भी होता है सत्ता का। रावण को भी अपनी ताकत का बड़ा अहंकार था, तो कभी कभी जब आपके पास ताकत आ जाती है ना, पावर आ जाती है, तो कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे कि जो है पूरे उस कानून को कह लीजिए या पूरे उस समाज को कह लीजिए, कहीं ना कहीं जो है वो कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली, जहां पर ये देखने को पाया गया कि अफसा के नाम पर जो लोकल्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स का, उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन शुरू हो गया। तो अफसा एक कंट्रोवर्शियल लॉ बनने लग गया धीरे धीरे, कि उसकी लड़ाई मौलिक अधिकारों से और मानवाधिकारों से होने लग गई। अब इसको लेके विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया कि अफसा कानून हट जाना चाहिए, अफसा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ड्रैकोनियन लॉ है और हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और हमको प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में जो है वहां पर एक तरीके से आंदोलन चला अफसा के खिलाफ। इरोम शर्मिला बहुत फेमस एक लेडी थी जो हंगर स्ट्राइक पे रही फॉर मेनी इयर्स अगेंस्ट दी अफसा लॉ, और वहां की जो महिलाएं थी उन्होंने भी एक नेकेड जो है प्रोटेस्ट किया था और लिखा दैट इंडियन आर्मी रेप अस। तो इस तरीके से गुस्सा लोगों में वहां पर देखने को मिला अफसा कानून को लेकर के। तो फिर बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट को भी जो है ये रियलाइज होना पड़ता है, और डेमोक्रेसी में ऑब्वियस सी बात है आपको जनता की बात तो सुननी ही पड़ती है। तो अब आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एरियाज में सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है ना वो बहुत हद तक कम हो गया है। तो सरकार ने कई एरियाज से, नॉर्थ ईस्ट के कई एरियाज से अफसा को हटा लिया, पंजाब से हट ही गया। इसी तरह से अब सरकार ये डिसाइड कर रही है दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रिवोक अफसा फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन अ फेज्ड मैनर। तो अच्छी बात है अगर फेज्ड मैनर में अफसा कानून वहां से हटता है और जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, देश की एकता अखंडता बनी रहे, वहां के लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन ना हो और लोगों की पीस, शांति, खुशहाली आए। ये कौन नहीं चाहता, जिससे देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे। उसमें जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी शामिल होने चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल जम्मू एंड कश्मीर वाज, इज एंड विल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। So this is all from this video lecture. Jai Hind.